ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट देख चुके थे। इंट्रो ही किए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बस थोड़ा सा उसका बेसिक देखे थे और कितने तरह से हम जावास्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं, उसको एचटीएमएल में यूज करते हैं फाइल्स को। तो आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे जावास्क्रिप्ट को। वेरिएबल्स देख लेंगे, डेटा टाइप्स देख लेंगे। ओके, देखते हैं जितना समय होगा उसके साथ काम करें। मोस्ट प्रोबेबली 45 टू 50 मिनट लेने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, इफ इनकेस पिछले क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। वैसे हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, क्विक कर लेते हैं, डन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और क्या है इसको रन करवा के देख लेते हैं पहले। उसके बाद थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, बताते हैं कि ये सारा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर और एक कुछ अलर्ट मैसेजेस हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये इंटरनल स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज कर रहा है और ये इनलाइन स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। तो देखो पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन किए थे और देखे थे कि कितने तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे तीन मेथड को। एक तो इंटरनल फाइल, इंटर ओके स्पेलिंग इंटरनल स्क्रिप्ट के जरिए। दूसरा था एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। तीसरा था, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को? यस सर, दिखा। ठीक है, तीसरा था इनलाइन। ओके, इसको हम लोग मोस्टली ना के बराबर यूज करते हैं। इसको भी कभी कभी रेयर केसेस में, अगर छोटे मोटे प्रोग्राम है तो उसमें यूज करते हैं और ज़्यादातर यही मेथड यूज किया जाता है, एक्सटर्नल। और हर एक लैंग्वेज में तुम लोग जान ही रहे हो कि एक्सटर्नल फाइल बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या किए थे। देखो जरा इस HTML स्क्रिप्ट को गौर से देखो। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए एक डेडिकेटेड HTML के पास टैग है स्क्रिप्ट नाम का। ओके, और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट कमांड को हम लोग लिखते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वेबसाइट में। ओके, और स्क्रिप्ट टैग को हम लोग हमेशा हेड टैग में लिखते हैं। हाँ, जस्ट हेड टैग में सारा कुछ लिख लेने के बाद स्क्रिप्ट को उसके बॉटम में हम लोग लिखते हैं। ये तुम्हारा इंटरनल मेथड, इंटरनल जावास्क्रिप्ट टैग। दूसरा क्या था तुम्हारे पास कि एक तुम दूसरा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना लो, मतलब सॉरी फाइल बना लो स्क्रिप्ट नाम का या कोई भी नाम का, मतलब एक डॉट जेएस एक्सटेंशन का जावास्क्रिप्ट फाइल बना। ठीक? और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उस जावास्क्रिप्ट फाइल को तुम उसको लोड कर सकते हो अपने एचटीएमएल में स्क्रिप्ट कमांड के जरिए। मतलब यहाँ भी स्क्रिप्ट टाइप का यूज होगा, बस तुमको सोर्स में जाके पाथ दे देना है उस जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, इसमें भी तीन चार मेथड बताए थे कि कैसे उसको लोड करना है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है अलग अलग तरीके से लोड करने के लिए। फिलहाल के लिए तुम इस पे बस गौर करो, ठीक है, कि वहाँ पे सोर्स दे देना है। अगर छोटा प्रोग्राम है तुमको अभी दिक्कत नहीं होगा, इफ इन केस मिस कर चुके हो तो वीडियो हम एक दो दिन में सारा अपलोड कर देंगे, देख लेना। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। तो स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया हम यहाँ पे। अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तो पाथ लिखना तुम लोगों को बताएगा, तो वहाँ पे तुम उसका पूरा पाथ दे देना। ठीक, रूट से, रूट के रिलेटिव में, और उसके बाद वो लोड हो जाएगा तुम्हारे तक। एक और मेथड था जिसमें हम लोग डायरेक्ट ऑन क्लिक इवेंट को कॉल किए और उसके अंदर इस डबल कोट के अंदर जावास्क्रिप्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। ये सारा लोड लेता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज इनलाइन जेएस। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, हाँ, एक सेकंड हम वेरीफाई कर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है,
पिछला क्लास भी रिकॉर्ड हो चुका था, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, उसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये देखो, ये इंटरनल है। जैसे हम लोग क्लासेस एट्रीब्यूट वगैरह लगाते थे टैग में, यहाँ पे भी ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज कर रहा है, जो कि ऑन क्लिक इवेंट है एक तरह से जावास्क्रिप्ट में। उसी इवेंट को हम लोग कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली इस टैग पे, कि इस बटन को ऑन क्लिक हम लोग क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं डायरेक्टली इस कोड के अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटा मोटा ही कोड लिख सकते हैं, हम लोग कोई बड़ा कोड भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब कोई फंक्शन बनाना, ये जितना भी लार्ज तुम चाहो उतना लिख सकते है ना। तो फिलहाल के लिए हम एक सिंपल सा अलर्ट मैसेज प्रिंट आउट किया। तो ये तीन तरीके देखे थे हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिखने के। ठीक है, once again ये इनलाइन था, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट के जरिए इंटरनल था। जो इंटरनल स्क्रिप्ट एचटीएमएल में ही लिखा जाता है, इनलाइन भी ऑब्वियसली तुम्हारा एचटीएमएल में ही लिखा जाएगा, इंटरनल तुम्हारा एचटीएमएल में ही लिखा जाएगा स्क्रिप्ट टैग के जरिए हेड में। ठीक है, और इस एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए क्या बताते हैं कि जब भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को लोड करना हो, इसको हमेशा बॉडी के बॉटम में जनरली तुम ऐसा लिखा देखोगे, ओके, कि तुमको बॉडी के सबसे बॉटम में स्क्रिप्ट को लोड किया जाता है, ऐसा मानना है। और यही है कि अगर तुम्हारा HTML पहले सारा सारा का सारा HTML कंटेंट लोड हो जाए, उसके बाद तुम्हारा क्या हो, जावास्क्रिप्ट लोड, है ना। क्योंकि ऐसा सिनारियो हो सकता है कि तुम मान लो जावास्क्रिप्ट के जरिए इस पी को मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हो और वो पी तुम्हारा एचटीएमएल फाइल लोड ही नहीं लिया, वो पैराग्राफ तुम्हारा लोड ही नहीं लिया हो, तो उसको तुम मॉडिफाई करने का कोशिश करोगे पहले ही, तो ऑब्वियसली वो एरर देगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉडी के बॉटम में भी कभी कभी तुमको देखा हुआ मिल जाए। हालांकि डेफर लगा देने के बाद, ये डेफर एट्रीब्यूट लगा देने के बाद तुम्हारा वो एरर रिजॉल्व हो जाता है, इसलिए तुम इसको बॉटम में यूज कर सकते हो। और इस बात का ध्यान देना है तुमको कि ऑब्वियसली जो HTML फाइल, जो जावास्क्रिप्ट फाइल पहले स्क्रिप्ट के जरिए यूज करोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में एग्जीक्यूट करोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान देना। जिसका माइक ऑन है उसे ऑफ करो, तो बच्चा खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ठीक है, तो ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका था। और क्या बता रहे थे कि हाँ ऑब्वियसली ऑर्डर, किस ऑर्डर में तुम स्क्रिप्ट को लोड कर रहे हो वो मायने रख, कि अगर मान लो तुम क्या बोलते हैं, कोई जैसे मान लो कोई, कैसे कहें, वो जे क्वेरी वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो तुम जे क्वेरी यूज कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट को पहले इंपोर्ट कर लिए हो, मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला पहले लिख दिए हो और जे क्वेरी का बाद में लिखे हो, है ना। और तुम उस जे क्वेरी का फीचर यूज कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट फाइल में, तो ऐसा क्या है कि तुमको जे क्वेरी को पहले इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले रेडी हो जाएगा, तभी तुम उसका फीचर्स को यूज करना चाहोगे, है ना। क्योंकि पहले यूज करना चाहोगे जब वो फाइल रेडी नहीं हो है, तो तुमको ऑब्वियसली एरर देगा। तो इफ इनकेस जे क्वेरी या कोई अदर लाइब्रेरी वगैरह को यूज करते हो जावास्क्रिप्ट का, तो तुम उसको अपने जिस फाइल में उसका यूज करने वाले हो उससे पहले उसको इंपोर्ट करो, तो ऑब्वियसली ऑर्डर मायने रखता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके देखे थे हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करवाने का। फिर से एक बार लोड करके तुम लोगों को दिखाते हैं। ऑस्टियो कनेक्शन, हाँ जरा बताना, तो स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, शेयर किया हुआ है, थिंक नहीं दिख रहा, जरा बताना, हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण यहाँ पे लगता है कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। रुको हम फिर से जाओ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। हेड में है।
वेट अ मिनट। कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार लोड कर। ये रहा स्क्रिप्ट फाइल। हाँ, तो इसको लोड करने के बाद देख लो, सबसे पहले इंटरनल लोड हुआ है क्योंकि इंटरनल को टॉप पे रखें। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लोड हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारा रहा इनलाइन। ये रहा तुम्हारा प्रीवियस यहाँ तक। ओके, तो जो भी लोग अगर मिस कर चुके हैं, वीडियोस आज अपलोड हो जाएगा तो उसे देख लेना। तो ये सारा तरीका देखे थे। एक और तरीका है इनफैक्ट तुम लोगों के पास, तो उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये तुम्हारा वीएस कोड। तो देखो वीएस कोड में नोड जेएस के बारे में हो सकता है तुम लोग सुने होंगे। ठीक है, तो तुम नोड जेएस डाउनलोड कर लेना। इसके पास जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने का इंजन है। तो इसके जरिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल को कंपाइल कर सकते हैं, मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं। तो नोड जेएस क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड होगा, देख लेते। ठीक है, नोड जेएस मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो नोड जेएस के जरिए भी हम उसको कंपाइल करके देख सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लोगों के पास वो है, क्या बोलते हैं, डिमेरिट्स है, मतलब क्या बोले तो कुछ फीचर्स है जो काम नहीं करता है। जैसे ये अलर्ट होता है, ये सब ब्राउजर में काम करता है। अलर्ट प्रॉम्प्ट ये सब जो होता है वाला वो ब्राउजर में काम, है ना। तो उस कारण से इसमें कुछ रेस्ट मतलब काम नहीं करता है, जिसके कारण जब इस सब का यूज करेंगे हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। एक चैट में मैसेज आया, जरा देख लेते हैं। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ गया है 80.5 तो सर आफ्टर एग्जाम जावा। ठीक है, देखते हैं। ऐसे तो इसको बहुत दिन से मतलब छोड़े हुए हैं, है ना। तो इस दौरान थोड़ा कम ही क्लास लिया करेंगे। और इफ इन केस जिनका मिस हो जाता है, क्योंकि देखो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, कुछ दिनों पहले ये जो कुछ दिन छोड़े हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले बोल रहे थे कि हाँ उन लोगों का एग्जाम है, तो एग्जाम देखो चलते रहेगा, है ना। तो थोड़ा कम क्लास लिया करेंगे इस बीच में, है ना। 3 सप्ताह में 1 से 2 क्लास ले लिया करेंगे। थोड़ा कम रखेंगे लेकिन इसको कंटिन्यू करना है क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस वजह से, ना। तो इफ इन केस मिस हो जाता है तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हम जरूर, तुम लोग बोलो दिवाकर जैसे है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे और उससे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार डेमो दिखाते हैं इसको कंपाइल करके। ठीक है, तो आज चूंकि डे 2 है तो एक फोल्डर ही बना लेते हैं। डे 2 नाम से सारा कोड इसी में लिखेंगे। डे 2 यहाँ पे test.js। ओके, और यहाँ देखो एक चीज देखो, जैसे फिलहाल के लिए इसको गौर मत करना क्योंकि अभी वेरिएबल्स बताए नहीं है, लेकिन तुम लोगों को करके दिखा। यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड ले रहा है, क्लिक कर। देखो नोड के जरिए कैसे रन करूँ, पहले तो कुछ जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना? और इसको हम, तो जैसे कि console.log ये कमांड है, तुम लोगों को बताएं कंसोल पे आउटपुट करने के लिए। वो कंसोल वहां पे भी आउटपुट होगा और यहाँ पे भी आउटपुट होगा अगर हम नोड के जरिए उसको रन करवाते हैं। तो console.log हेलो जावा। ओके, और हर बार सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश ले रहा है मेरा पेज। ओके, सेव करने के बाद हर बार रिफ्रेश ले रहा है, तो कट कर सर्वर को क्लोज कर देते हैं। और इसको रन करवाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, नोड और उस फाइल का नाम टेस्ट.js। देखो कुछ एरर है। हाँ, वो इसलिए एरर है क्योंकि ऑब्वियसली हम जहाँ पे रन करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम मौजूद, देखो जरा ये नोड तुम्हारा डे 2 के अंदर है ना, और हम डायरेक्ट जेएस से टेस्ट डॉट जे मतलब जेएस में होने के बाद टेस्ट डॉट जेएस को कॉल कर रहे हैं। और जब यहाँ पे तुम dir करके देखो तो यहाँ तुम्हारा टेस्ट डॉट जेएस नाम का कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, तो कंपाइल वो कैसे करें। हम बार बार कंपाइल बोल रहे हैं तो उसका मतलब रन करना, ठीक है।
तो उसको रन कैसे करेगा, तो हम T2 में पहले चले जाते हैं और अब जाके वो कमांड रन करवाते हैं, नोड टेस्ट.js, और देखो हेलो जावास्क्रिप्ट, जैसा कि हम लोग वहां पे प्रिंट कर, ठीक। तो नोड के जरिए भी तुम इसको रन करवा सकते, ओके। नोड तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका वेबसाइट पे, या अगर कोई पैकेज मैनेजर रखे हुए हैं तो उसके जरिए भी कर सकते हो। फिलहाल जो आसान है वो तुमको बताते हैं, नोड जेएस, देखो जरा, यहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना विंडोज़ के लिए, ठीक है। फिलहाल मेरे पास 19 होगा, वर्जन 19 होगा, तो चार्ज में लगा दूं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल इन टाइम। तो वेरिएबल, आखिर ये वेरिएबल है क्या? हम लोग पहले भी सी का सी प्लस प्लस का क्लास कर चुके हैं, हालांकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी द कॉन्सेप्ट जो है लगभग लगभग सेम ही है। इस कारण से क्या होगा क्या कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको फास्ट भी लेके चलेंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता ही हो। तो देखो वेरिएबल, जैसा कि हर एक लैंग्वेज में इसका सेम ही है कि मेरे पास कोई भी डेटा है ना, तो उसको स्टोर कर, तो उसी के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे मान लो, जिस तरह से थोड़ा सा हम टॉपिक से बढ़ते हैं, जिस तरह से हम लोग सी प्लस प्लस में स्टोर करते थे इंटीजर को, या स्ट्रिंग को या करेक्टर को, जो भी चीज़ को। तो जैसे मान लो मेरे पास डेटा है, जैसे 5, तो वहां से जाओ यहाँ, जैसे मेरे पास 5 है, 6 है, इसके ऊपर हमको कुछ ऑपरेशन करवा, 5 और 6 पे, मतलब 5 प्लस 6 को जोड़ना है, 5 प्लस 7 को जोड़ना है, या फिर, ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है मेरे पास। अब ये कुछ डेटा है जिसको हम लोगों को ऑपरेशन करना, तो हम लोग डायरेक्ट उसको लिख के यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करके। जैसे मान लो एक ए नाम का वेरिएबल बना, उसमें 5 को स्टोर कर दिया, बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 7 को स्टोर कर दिया, और उसके बाद हम ए इंटू बी किए, ठीक है। ये हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, मतलब जो कि 35 होगा ऑब्वियसली, 7 into 5, ठीक है। तो देखो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इफ इन केस ए पे हमको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ए डिवाइडेड बाय बी करना, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा देखो, ठीक है, या ए माइनस बी करना, ठीक है, ये बी, ये सारा ऑपरेशन। अब तुम कहोगे कि हम यहाँ पे 5 6 भी तो लिख सकते हैं, 5 7 भी तो डायरेक्ट लिख, लेकिन देखो वेरिएबल का क्या फायदा हो सकता है तुमको, कि अब हमको हर एक ऑकरेंस पे ए का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर हम हर एक जगह 5 लिखें, तो हर एक जगह 5 को 6 बनाना होगा, या मान लो उसको हम 6 करना चाहें तो हर एक जगह चेंज करना होगा। लेकिन वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाके 6 कर देंगे, और बाकी वो सारा ऑकरेंस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, ठीक है। हम लोगों को बार बार उसको नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब 2 3 है तो तुमको आसान लग रहा होगा, लेकिन वही मल्टीपल प्लेसेस पे होगा, मान लो 100 जगह पे होगा वेरिएबल लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, तो उस 100 जगह पे जाके चेंज करना तुम लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी वाला बात हो सकता है। इसीलिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, बस डेटा को स्टोर करने के लिए। अब डेटा किस फॉर्म में हो सकता है उसको हम लोग डेटा टाइप में पढ़ेंगे। फिलहाल के ये तुम लोगों के पास ऑब्वियसली पता होगा नंबर्स है, तो हम लोग नंबर्स पे काम करके देखते हैं वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख, तो जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को यूज करने के लिए, मतलब असाइन करने के लिए, लिखने के लिए, सिंपली तुम उसका डेटा टाइप नहीं बताओ तो भी चलेगा। जैसे एज इक्वल टू हम 5 लिखेंगे, चलेगा, ठीक है। बी इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, चलेगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन दे देते हैं। जनरली तुम लोग सेमीकोलन दो, वो बेटर है। ऐसे बहुत जगह देखे होगे तुम लोग, गूगल किए होगे, तो जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन बहुत जगह ओमिट किया हुआ रहता है, मतलब नहीं रहता है, ओके। तो इस कारण से क्या होता है, बहुत जगह देखे होगे कि नहीं भी है। पर ये गुड प्रैक्टिस है, तुम उसको हर एक जगह लिखो। हम्म, तो देखो अब कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर, और इसको रन करवाते हैं, नोड के जरिए ही रन करवा के देख लेते हैं। ब्राउजर में जाके क्या बार बार करें, नोड, मेरा फाइल का नाम क्या है, फिज डॉट,
11 आ गया। तो ये तुम्हारा वेरिएबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए में हम 5 को स्टोर कर, इस ए में 5 को स्टोर कर रहे हैं। ये एक तरह से तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम 5 को स्टोर कर रहे हैं। ओके, बी भी तुम्हारा कंटेनर है जिसमें 6 को स्टोर। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। और भी तरीके हैं वेरिएबल बनाने का, फिलहाल के लिए हम ये देखें। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कोई डेटा टाइप नहीं बता, मतलब वेरिएबल किस टाइप, ठीक है, मतलब ये क्या है। लेकिन यहाँ पे देखो, फिलहाल के लिए तुम लोगों को ये भी बता ही देते, जावास्क्रिप्ट में तो वेरिएबल बताने में ज़्यादा, जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप ऑफ डेटा है, मतलब 3 मेन है, ठीक है, मतलब डेटा टाइप। यहाँ पे 3 मेन डेटा टाइप है। कौन कौन सा, एक नंबर्स है, नंबर्स है, दूसरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक हम लोग पूल, इस पे भी काम करने वाले। और भी है इसमें बहुत सारा, जैसे कि एक अनडिफाइंड तुमको मिलेगा, अनडिफाइंड। ये वो डेटा टाइप है जिसको समझ लो एक तरह से डिफाइन नहीं किया। नंबर तुम लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, नंबर्स में सब कुछ आ जाएगा, जैसे तुम्हारा इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर तुम जान रहे हो, नॉर्मल नंबर्स हो गया तुम्हारा, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल, मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ओके। और स्ट्रिंग में आ जाएगा तुम्हारा कोई भी कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या जैसे कि कोई नेम वगैरह, ठीक है, तो ये सारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। अब बुलियन तुमको स्टोर करेगा ट्रू या ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये 3 तुम्हारे पास मेन डेटा है, ठीक है। बाद में इसका डिटेल्स देखेंगे, हालांकि इसमें डिटेल्स में कुछ है भी नहीं, बट हम लोग इसको यूज करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इंटीजर हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं, एज इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6 और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना नहीं पड़ता है जावास्क्रिप्ट में कि कौन सा डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा है ए और बी। जैसे सी प्लस प्लस में हम इंट ए लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्टली को असाइन कर सकते हैं, कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है। और कैसे, इफ इन केस तुम चेक करना चाहो कि कैसे किस टाइप का ये डेटा है, तो तुम्हारे पास एक कमांड है यहाँ पे, console.log में जाके लिखो टाइप ऑफ, ठीक है, और टाइप ऑफ और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम। देखो तुमको बता देगा वो किस टाइप का वेरिएबल है। और देखो इसको रन करवाते हैं, देखो लिखा हुआ है नंबर, ओके, यहाँ पे नंबर। तो ये नंबर ही है जो सारा, आवाज कट कट के आ रहा है, ये लगता है देखना पड़ेगा स्क्रीन भी, यहाँ नेटवर्क इशू बहुत है, सॉरी। एक दो दिन थोड़ा सा इसको झेलना होगा, देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो निशांत अगर देखना अभी ठीक हुआ है कि नहीं, ऐसा होगा तो बताना, ओके, फिर से होगा तो बताना, या अभी भी कंटिन्यू। आई होप रिकॉर्डिंग में अच्छा हो, ठीक है, अभी ठीक है। ऐसे ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो उसमें ठीक ही रहेगा, उसमें तो नेटवर्क इशू का कोई झमेला नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ टाइप ऑफ से तो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि हम ए के बारे में टाइप किए तो बता दिया कि नंबर है, ठीक है। अगर हम मान लो 5 पॉइंट ये क्या बी को 6.0 लिख देते हैं, या 6.2 या 6.3 या कुछ भी लिख देते हैं, तो बी का भी अगर हम टाइप चेक करें तो यहाँ बताएगा, देखो कि ये कौन सा टाइप का है, ये भी नंबर ही होगा। तो कोई भी, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो या नॉर्मल तुम्हारा इंटीजर वैल्यू हो, वो सारा का सारा क्या होगा, नंबर हो, ओके। एक जो तुमको स्ट्रिंग बता, तो चलो स्ट्रिंग को भी देख लिया जाए। जैसे नेम इज इक्वल, हाँ नेम, तो कुछ लेते हैं, चलो एक्स ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू हम कर लेते हैं, ओके। देखो इसमें नेम लिखे हुए हैं, ओके, और कंसोल डॉट लॉग करके देख एक्स, और इसका टाइप भी चेक कर, टाइप भी चेक कर लेते हैं एक्स का, टाइप ऑफ एक्स। देखो ये सर,
जब इसे देखोगे तो एक्स को बोलेगा वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो जिसमें भी कैरेक्टर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है। सी में तो कैरेक्टर एक सिंगल अल्फाबेट को कहते थे हम लोग या सिंबल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, या कोई भी नंबर को भी वहाँ सिंगल मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल कैरेक्टर होता था, मतलब वन लेंथ का होता था। लेकिन यहाँ पे जो भी हो, चाहे हम एक लेंथ का लें या फिर मल्टीपल लेंथ का लें, ठीक है, तो वो क्या होगा, सारा का सारा स्ट्रिंग कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, तुम्हारा एक्स स्ट्रिंग होगा, जबकि हमको इसको आगे में नहीं बताया कि एक्स क्या है, स्ट्रिंग। ओके, तो ये डेटा टाइप है तुम्हारे पास। और देखो, एक और तरीका है तुमको इसको वेरिएबल बनाने का, वो भी देखो। एक तुम क्या कर सकते हो, वैर कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ये हालांकि ओल्डर वर्जन के लिए है, तो वैर जनरली वो लोग यूज करते हैं जो सपोर्ट चाहते हैं कि हमको ओल्डर ब्राउजर में भी मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल रन करनी चाहिए, तो वैर को यूज करते हैं। हालांकि अभी एक और आता है जिसको लेट बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए वैर को भी देखो। तो एक वैर है जिसको हम m इक्वल टू, अगर यहाँ पे 12 कर देते हैं, ठीक है, और इस m को console डॉट लॉग कर देते हैं। ठीक है, और एक और है तुम्हारे पास लेट। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग एन को भी कंट्रोल कर। तो सारा, ये सारा तरीका है तुम लोगों के पास, क्या, वेरिएबल्स को देखो, यहाँ 12 भी आ गया, 13 भी आ गया। ठीक है, ये सब वेरिएबल बनाने का तरीका है तुम लोगों के पास। ओके, तो var का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेट का भी यूज कर सकते हैं, और जनरली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जनरली अवॉइड किया जाता है, और अभी के टाइम में लेट ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। फॉर रेयर केस में, वही बताएं तुमको, अगर ओल्डर ब्राउज़र सपोर्ट चाहिए तो var का यूज करता है। हालांकि तुम var का भी अच्छे से यूज कर सकते हो, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों को थोड़ा सा एडवांस फील होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्या बताए हैं, बूल के बारे में ना। तो देखो, यहाँ पे फुल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई और लेते हैं, जेड इक्वल टू फॉल्स। ओके, और यहाँ पे देखो console डॉट लॉग टाइप ऑफ का यूज करते हैं, और जेड को भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। फिलहाल टाइप ऑफ देख के बताते हैं तुमको कि बूल भी एग्जिस्ट करता है। देखो बूलियन, ऑब्वियसली इसको बूलियन कहते हैं, हम बार बार बूल कह रहे हैं, तो बूलियन। ठीक है, कोई कोई लैंग्वेज इसको बूलियन कहता है और कोई लैंग्वेज इसको बूल कहता है। ओके, तो ये क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करके रखता है। बस दो ही इसके पास है, ट्रू और फॉल्स। एक और है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा, जब तुम उसको मान लो इनिशियलाइज कर दिए लेकिन उसमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी, जैसे कि बार अगर हम पी बनाते हैं, ओके, और इसको छोड़ देते हैं, जरा इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देख, आई डोंट नो क्या आएगा, पता नहीं, चेक कर लेते हैं। नहीं तो ब्राउजर पे जनरली अनडिफाइंड बार बार मिल, हालांकि यहाँ भी मिल गया अनडिफाइंड। ओके, तो अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है जिसको ये कह रहा है कि इसमें हम कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं। ओके, तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या टाइप का डेटा है, तो ये तुम्हारे पास अनडिफाइंड भी मौजूद। तुम ऐसे भी कर सकते हो, वेरिएबल को बना सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टेप में तुम अभी डिक्लेयर किए हो, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, और एक क्या होता है, असाइन। ठीक है, इसमें अब तुम वैल्यू असाइन कर दियो हो। अब अगर तुम इसका टाइप चेक करोगे तो अब क्या हो जाएगा, अब ये इंटीजर टाइप का डेटा होगा। ओके, देखो जरा, टाइप नहीं चेक करा है? ठीक है, टाइप ऑफ चेक, टाइप ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ एक था, और पी। अब ये इंटीजर बन जाएगा। कुछ देर पहले तुम अगर देखे होगे तो ये क्या था, अनडिफाइंड था ना, अब सॉरी इंटीजर नहीं, नंबर बन जाएगा। तो ऐसे तुम लोग वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल बनाने में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा थोड़ा सा एक यूज केसेस दिखा देते हैं तुम लोगों को, वेरिएबल का क्या हो सकता है। तो देखो जरा, क्या बेनिफिट हो सकता है वेरिएबल होने का।
जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे test2.js लिखते हैं, ठीक है। और जरा देखो, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, console.log a, ओके, इसी को हम मल्टीपल टाइम, एक ही रहने देते हैं। अब बोलेगा तुमको क्या करना है, जैसे मान लो ये वेरिएबल नहीं होता, तुमको यहाँ हार्ड कोडेड 5 लिखा रहता, ओके, तो ऐसा करते हैं, वही लिख देते हैं, console.log 5, ठीक है। अब यही चीज तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम, ऐसा सिनारियो तुम्हारे पास होता और तुमको कहा जाता कि तुम क्या करो, अब हर एक 5 का ऑकरेंस को तुमको चेंज करना है, जिसको बनाना है तुमको, इसको रन करवा कर देखें, इसको 6 बना देना, ठीक है। अब तुम ऐसा सिनारियो आ गया, ऑब्वियसली इतना सिली सा सिनारियो नहीं आएगा तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे कोड में कोई नंबर्स को, जैसे मान लो 5 को बहुत जगह तुम यूज किए हुए हो, ठीक है, तो ऐसा अगर सिनारियो आ जाए, तुमको अब उसको चेंज करना एक ऑकरेंस पे, तो तुम उसको बार बार करने में कितना परेशानी हो सकता है, मान लो अगर 100 150 है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, ऐसे वेरिएबल बना दिए। अब क्या करेंगे, सब जगह इसी चीज़ को, सब जगह हम उस ए का यूज करें, ठीक है। अब ऐसा सिनारियो, अब हमको बोला जाए चेंज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ एक जगह जाके चेंज करेंगे, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। बोल दे अब वो 7 कर दो, एक जगह जाके चेंज करेंगे, 7 हो गया। ये बेनिफिट हो सकता है तुमको वेरिएबल का, कि एक जगह हम लोगों को बस बताना होता है कि ये क्या है, फिर उसका हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, और फिर क्या उससे क्या बेनिफिट हो सकता है कि हमको हर एक जगह जाके उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस एक जगह उसको चेंज करना, ठीक है। और वंस अगेन वेरिएबल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, वो किसी भी टाइप का वैल्यू होता है, ठीक है। तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, मतलब नंबर्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कुछ और, तो ये तुम्हारा वेरिएबल है। और देखो क्या है, इस पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करके स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन तुमको एक दो और चीज़ दिखा, ठीक है, एक और चीज़, जैसे एज इक्वल टू 5 है, और बी इज इक्वल टू, सॉरी, एज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे डायरेक्टली मैथ का भी यूज कर सकते हो, जैसे 5 की जगह पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं, मतलब डायरेक्टली मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 5 की जगह 5 + 6 लिख सकते हैं, प्लस ये हमको करके दे देगा, ये 5 + 5, तो ये हमको करके दे देगा, प्लस, और देखो जब तुम बाद में कंसोल डॉट लॉग करोगे, किसको, a + b, तो देखो b क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 हो जाएगा, a + b 17 हो जाएगा, आ गया। और देखो तुम यहाँ पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बेसिक जो है उसको अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा माइक। तुम मैथ्स कर सकते हो, कौन कौन, ये तुम प्लस किए, माइनस यूज कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन, मॉडुलस, सॉरी, मॉडुलस, ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर, तो देख लो सबका वैल्यू अच्छे से, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है ना, तुम देख रहे होगे कि ऑब्वियसली तुम्हारा यहाँ पे तुमको बताया कि इंट फ्लोट सब कुछ तुम्हारा नंबर्स होता है, तो जहाँ भी इसको डेसिमल वैल्यू का जरूरत होगी, तो ये उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ओके, तुम इस बात का ख्याल रखना।
कि मतलब ये डेसिमल वैल्यू भी प्रिंट करता है, इसमें इंटीजर फ्लोट टाइप का कुछ नहीं होता है। ओके, अब देखो वेरिएबल के नेम में हम बार बार ए बी और सी लिख रहे हैं, ताकि ये आइडियल नहीं है। हम लोगों को नेम ऑब्वियसली मीनिंगफुल नेम का यूज करना चाहिए, ये हम सी प्लस प्लस में भी बताए। ओके, नेम तुम्हारा मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कैसा अगर अपना कोड तुम किसी टीममेट को हैंड ओवर करोगे, उसको पता नहीं रहेगा कि तुम्हारा ए आखिर क्या है या किस टाइप का वैल्यू स्टोर करे। तो नेम को हमेशा वो रखो जो तुम्हारा डेटा स्टोर करके रखने वाला। ओके, तो उस टाइप का नेम रखो जिससे पता चल जाए कि उसके अंदर क्या डेटा रखा जाता है। ओके, थोड़ा सा मीनिंगफुल, जैसे कि अब किसी आदमी का नेम तुम स्टोर कर रहे हो, तो तुम्हारा उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस टाइप का तुम वेरिएबल को यूज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मेरा क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एंड लास्ट नेम। ओके, ठीक है। अब तुम console डॉट लॉग करोगे फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखो इस चीज का, यहाँ पे तुमको इस चीज का अभी बता देंगे हम क्या किए हैं। तो ये देखो तुमको प्रिंट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखना जरा, ये प्लस सिंबल का हम यूज किए हैं। तो तुम सोचोगे कि ये तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ये दो स्ट्रिंग को कैसे ऐड कर सकता है, ऑब्वियसली हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं। तो देखो ये प्लस ऑपरेटर ना थोड़ा सा क्या होता है ना, कि ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ देता। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया और उसके बाद तुमको देखो दोनों को कंबाइंड आउटपुट मिला। ओके, तो इस चीज का ध्यान देना जब भी तुम इस टाइप का नेम यूज करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, इसलिए दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अगर हम स्पेस नहीं दिए रहते तो दोनों वो एक साथ लिखा जाता और दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहता यहाँ पे। इसलिए हम क्या किए, इंटेंशनली दोनों उस दोनों के बीच में स्पेस डाल दिए थे। या फिर तुम अगर यहाँ पे स्पेस नहीं देते हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, कॉन्कैटिनेट करके एक और स्पेस को लिख देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, फर्स्ट नेम को लिखे, क्योंकि फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है और स्पेस भी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे कैरेक्टर है ऑब्वियसली, स्पेस स्पेस तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू। और उसके बाद क्या हुआ, डबल कोट के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे स्पेस को कंकैटिनेट किए, ये भी स्ट्रिंग को, ये दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुआ। फिर जो इसका कंबाइंड आउटपुट आया वो भी स्ट्रिंग हुआ, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग का वो कंबाइंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हुआ। तो तीनों एक साथ कॉन्कैटिनेट होके तुमको फिर से वही रिजल्ट देगा एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन भी हो ही गया। ठीक, ऐसे तुम कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। और भी देखो तुम लोगों को क्या बताने वाले थे, वेरिएबल के नेम के बारे में वही बता रहे थे अभी। तो जिस तरह से तुम्हारा नेम यहाँ क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। और भी कुछ रूल्स हैं नेम को लिखने के। क्या रूल्स हैं, तुम्हारा नेम कैरेक्टर हो सकता है, मतलब अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल में दो सिंबल हो, मतलब अल्फाबेट हो सकता है, प्लस तुम्हारा नेम में सिंबल में एक डॉलर हो सकता है, ठीक है, प्लस अंडरस्कोर हो सकता है, प्लस कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान देना, न्यूमेरिक वैल्यू तुम्हारा पहले ना आए। और अभी सबको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो देखते हैं जैसे कि माय नेम या माय नेम। ओके, और इसको फिर से हम वही चीज और console डॉट लॉग लॉग माय नेम, देखो ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो माय नेम 1 2 3 लिख सकते हैं, अगेन ये सही होगा। देखो वो काम कर रहा है। आ गया अभी माय नेम
$123 होगा। यहाँ भी ऑब्वियसली उसको प्रिंट करने से पहले तुमको ये करके देखना होगा, मतलब नेम दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये भी काम कर गया। ठीक, अंडरस्कोर भी तुम यूज कर सकते हो कहीं भी, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लिया, यहाँ भी वही करना होगा हमको आउटपुट करने के लिए। ओके, लेकिन क्या होगा अगर हम नंबर्स को पहले जो बताएं कि नहीं, तो नंबर 123 नेम इज इक्वल, चलो ये भी एक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि तुमको ये लाइन आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा होगा कि वो एरर के लिए यूज होता है। फिलहाल के लिए हम कंसोल डॉट लॉग 123 ठीक है, और जरा रन करना, देखो एरर आ रहा है, पता नहीं नोड में किस टाइप का एरर है। हालांकि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन सिंटैक्स एरर है तुम्हारा। ओके, मतलब कहना चाह रहा ये जो तुम्हारा नेम ये वैलिड नहीं। ओके, इस टाइप का नेम हम लोग नहीं, ऑब्वियसली हम अगर इसके आगे कुछ काम कर जाता, कोई भी अल्फाबेट लगा दिए काम कर। ओके, तो अब वो वर्क कर जाए, हो गया। तो ये अब काम कर, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि नेम तुम्हारा यानी कि वेरिएबल नेम वो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, हालांकि तुम क्या कर सकते हो, डॉलर और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी तुम्हारा नेम डॉलर और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि डॉलर का यूज नहीं करो, क्योंकि इफ इन केस अगर तुम जे क्वेरी को इंपोर्ट करते हो तो वो थोड़ा सा इशू दे सकता है, क्योंकि जे क्वेरी क्या करता है, डॉलर एज ए सेलेक्टर यूज करता है, हाँ करता है। ओके, डॉलर से वो सेलेक्ट करता है सारा, लेकिन फिर हाँ यहाँ पे क्योंकि हम नहीं यूज किए हैं, इतना ज़्यादा ही नहीं है। 20 करते हैं, हालांकि 20 नहीं। अब देखो, अब कंसोल लॉग डॉलर तो हिंट भी दे रहा है, देख रहे हैं हम सबके लास्ट में सेमीकोलन का यूज कर रहे हैं। 23 आ गया ना, टाइप ऑफ चेक करोगे तो ये अगेन हमको नंबर देगा, एक साथ टाइप ऑफ नंबर देगा, नंबर। ओके, तो तुम डॉलर को आगे यूज कर सकते हो, लेकिन क्या बताएं कि जब तुम जावास्क्रिप्ट में जे क्वेरी में देखोगे तो जे क्वेरी में क्या होता है, इसको एज अ सेलेक्टर वो यूज करता है हर एक चीज को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं, मतलब अवॉइड करते हैं इस चीज को, और अंडरस्कोर को भी नहीं यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो उसको भी फ्रंट में नहीं लिखा कर, वो भी कहीं पे एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, तो एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है कहाँ पे होता है, इस चीज का ध्यान दें। और देखो, स्ट्रिंग को लिखने में एक दो चीज है जिसको हम तुमको बता देते हैं क्लास एंड होने से पहले, टाइम आप बहुत हो गया तो एंड कर देंगे। देखो ये, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास स्ट्रिंग, तो यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारा स्ट्रिंग जैसे कि हम फर्स्ट नेम नहीं, एक और चीज बताते हैं, जैसे कि देखो तुम बहुत जगह कैमल के इसके बारे में सुने होंगे कि जैसे कोई भी वेरिएबल नेम जैसे हु और इस टाइप का तुमको नेम मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ना, कैमल केस वो कर रहे हैं जैसे कि तुम्हारा मतलब स्मॉल से स्टार्ट हुआ। ओके, और हर एक वर्ड क्या होगा, जो डिफरेंट वर्ड होता है जैसे हु आर यू, ये डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको क्या करता है ना, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल से स्टार्ट करता है, यही तुम्हारा कैमल केस हुआ। जैसे फर्स्ट नेम में हम इस एन को कैपिटल कर देते तो ये तुम्हारा कैमल केस लेटर हो जाता है। इसी टाइप, ये जो इस तरह से लिखने का तरीका है इसी को कैमल केस कहते हैं। ठीक है? तो इसको ऐसे करना है।
तो कैमल केस में बहुत जगह लिखा हुआ तुम देखोगे, और जनरली हम इसी का यूज करते हैं, तो तुम देख सकते हो बहुत जगह तुमको इस टाइप का भी देखने को मिलेगा। और ये अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाए, तुम इसको आसानी से पढ़ लोगे हुआ। ओके। वरना पता नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे कि कौन सा लेटर कहाँ स्टार्ट हुआ, कौन सा लेटर कहाँ एंड हुआ, क्योंकि वेरिएबल नेम एक चीज जो तुमको नहीं बताएं, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं है। तो हु और यू नाम का तुम कोई वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। ओके, इस टाइप का वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, क्योंकि वो इसको एज ए वेरिएबल नेम कंसिडर तो कर लेगा, लेकिन बाकी सबको नहीं पहचान। ठीक है। तो वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है, नॉट। ओके। तो इस बात का ध्यान देना, और इसको हम कमेंट कर देते हैं और लिख देते हैं नॉट। ओके। नंबर्स में भी इसको ना ऐसे करके कमेंट करके लिख देते हैं नॉट। स्टार्टिंग विद। ओके। तो ये तुम्हारे पास है। तो अब क्या बता रहे थे, हाँ, कि कहीं कहीं तुम जो ये है ना, तो वेरिएबल नहीं, मतलब ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, कहीं कहीं तुम डबल कोट देखोगे, कहीं 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 तुम सिंगल कोट में भी देख सकते हो। तुम इसको स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिखते हैं। अब तुम्हारे पास ये दो तरीके क्यों हैं? तो ये क्या होता है, इस दो तरीके से क्या बेनिफिट हो सकता है कि तुम इसको, जैसे मान लो, अब मान लो तुमको इसको इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका यूज कर। ओके, जैसे मान लो अब हम इसका यूज किए, ऑब्वियसली हमको इसको सी आउट करके दिखाना होगा तुमको, सी आउट, और सॉरी सी आउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए मेरा मेन लैंग्वेज वही है ना, मोस्टली उसमें कोड करते हैं, इसलिए दिमाग में रहता है। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखना होगा, जो कि क्या है तुम्हारा हुएम। और जब इसको तुम चेक करोगे तो देखो, यहाँ पे हम डबल कोट का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम हु आर यू में भी डबल कोट का यूज करें, देखो क्या ये error। यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग हु आर यू को भी करके देखते हैं। ओके। तो ऑब्वियसली नोट तुमको एरर दे दिया। हालांकि ये एरर अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा, हमको एरर थोड़ा सा पता चल पाएगा। नोट मेरे लिए तो बढ़िया। देखो, हाँ, ये क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब देखो ये क्या होता है ना, कि डबल कोड स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है, वो बताता है कि कैरेक्टर तुम्हारा यहाँ से है। अब वो समझ रहा है कि यहीं पे मेरा कैरेक्टर एंड, फिर बाकी ये सारा कैरेक्टर, मतलब ये सारा क्या लिख दिया, उसको समझ में नहीं आता है ना। वो इसको आइडेंटिफायर बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, चलो ठीक है, उसको हम नहीं तुमको बताएं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि जनरली जो हम लोग नेम यूज कर रहे हैं ना, इसको आइडेंटिफायर, जो भी वेरिएबल नेम इसी को आइडेंटिफायर कर, तो कहीं अगर आइडेंटिफायर सुनोगे तो तुम ये समझना वो तुम्हारा वेरिएबल नेम है। तो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है ना, रेमोन। इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये आखिर रेमोन है क्या। ये इसको लग रहा है कि ये वेरिएबल नेम है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको, मतलब तुम कभी यूज नहीं किए हो कहीं पे, ना ही इसको इनिशियलाइज किए हो, इसको पहचान नहीं कर। ओके। तो इसीलिए, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये यहीं पे एंड हो चुका है, इसलिए ये एरर आ रहा है। अब तुम ऐसे केसेस में इसको कैसे डबल कोट लिखोगे, हालांकि एक तरीका है जिसको हम लोग escape कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर इसके आगे तुम ये स्लैश दे देते हो, बैकवर्ड स्लैश, तो वो तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अभी भी वो तुमको लिख के आ जाए। ठीक है। तो लेकिन लेकिन क्या है ना, लेकिन क्या है कि तुम इसमें इसमें तुमको बैक स्लैश देने का जरूरत, इसमें तुमको बैक स्लैश देने का जरूरत,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल कोट हो रहा है, और ये सिंगल कोट को देखेगा तभी वो समझेगा कि तुम्हारा एंड हुआ है, और इस हिसाब से तुम यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर सकते हो। ये तुम्हारा इस स्केप कैरेक्टर्स का तुम यूज करके ऐसे फेक कर सकते हो, वरना तुमको एरर। तुम्हारे पास और भी स्केप कैरेक्टर्स हैं जिसको तुम अच्छे से जानते होगे, जैसे बैक स्लैश उनको अगर तुम लिखते हो तो वो तुम्हारा न्यू लाइन हो जाता है ना। और इस चीज़ से तुम वाकिफ होगे। हाँ, अगर कोई लैंग्वेजेस में अगर पढ़े होगे तो जैसे तो अमाउंट अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो बैक स्लैश इन है, बैक स्लैश टी है तुम्हारा टैब के लिए, है ना। तो कुछ तुम्हारे पास इसके कैरेक्टर। तो ये सारा तुम इस तरह से तुम स्ट्रिंग को लिख सकते हो। ओके। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। वेरिएबल लिखने में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान देना है कि तुमको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। डॉलर्स को अवॉइड करो अगर स्टार्टिंग में लिख रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा रिजर्व है एक क्वेरी के लिए। इफ इन केस अगर तुम उसका यूज कर रहे हो तो नहीं, अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी अवॉइड, क्योंकि कोई ना कोई लाइब्रेरी में भी हो सकता है तुम्हारा डिपेंडेंट हो jQuery पे। आजकल बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि jQuery पे डिपेंडेंट होगा, और कहीं ना कहीं तुमको मे बी एरर फेस करना पड़ता है, तो अवॉइड करो। तुम इसके बिना भी अच्छे नहीं हो। तो और इन सबों को, जो वेरिएबल नेम है तुम्हारा आइडेंटिफायर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, उसी को आइडेंटिफायर कर। ठीक। और यहाँ पे तुमको डबल कोट्स को लिखना है, ये स्केप कैरेक्टर का यूज है। तो वो क्या करता है, ये बैकस्लैश, वो क्या करता है, इसका स्पेशल मीनिंग जो इसको लगता है कि यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर सिंगल कोट देते तो यहाँ भी वही एरर होगा। इसको लग रहा है कि ये सिंगल कोट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो बता रहा है कि सिंगल कोट है यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब वो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। इसको ये क्या करता है, हटा दे। ठीक है। वो मीनिंग के लिए हटा दे। तो अब यहाँ पे वो सिंगल कोट को भी ट्रीट करेगा एज ए कैरेक्टर, मतलब एज ए टेक्स्ट, उसको ट्रीट करेगा। ओके, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसको नहीं रहने। ये तुम्हारे पास कुछ वेरिएबल्स लिखने के तरीके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है। इसमें डीप जाएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे ये जो तुमको बताएं कि लेट होता है, बैर होता है, इस सब में डिफरेंसेस कौन हो सकते हैं। ठीक है, वो सारा देखेंगे, क्योंकि है बहुत सारा डिफरेंस है, ताकि वो सब स्कोपिंग जब आने लगेगा तब हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है हम लोग कंडीशनल स्टार्ट कर लें, या फिर मैथमेटिकल कुछ ऑपरेटर्स वगैरह देख लें, और भी मैथ्स फंक्शन में थोड़ा डीप चले जाए। देखते हैं क्या होता है। ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिर कोई अगर डाउट होता है तो हम लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो अपलोड कर देंगे एक दिन में। ओके, सारा अपलोड हो जाएगा, तुम वहाँ से भी देख लेना। हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क इशू के कारण तुम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं होगा, रिकॉर्डिंग अच्छे से चला जाएगा, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना, या फिर पर्सनल मैसेज कर भी सकते हो तुम ग्रुप से, मेरा नंबर दे दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। गुड नाइट।